डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे अनुसूची के गुण एवं दोषों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में लगे हुए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रवृत्ति माना जाता है। इसको उपयोगी माने जाने के पीछे जो कारण है वो है इसके गुण। तो सबसे पहले अपन गुणों में लेते हैं प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधान करता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर, यानी कि इसमें एक तो साक्षात्कार का भी यूज कर सकता है और एक अवलोकन का भी, के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। दूसरा जो इसका गुण है वो है व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने के संपर्क में आता है। इससे सूचनादाता के मन में अपनत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों की सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न जो भी डर, संदेह, भ्रम पैदा होता है उसको दूर कर देता है। तो इस प्रकार ये एक अनुसूची का अच्छा गुण है। तीसरे गुण की यदि बात की जाए तो वो है सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिससे हम अपनी स्मरण शक्ति एवं कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं यह अनुसूची में पहले से ही लिखा होता है, अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं रहती है। चौथा जो इसका गुण है वो है अवलोकन की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है, जिससे वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। पांचवा जो लाभ है वो है अधिकतम प्रत्युत्तर। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के सामने उपस्थित होता है, जिससे वह अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उत्तरदाता को जो भी कोई कठिनाई होती है उनका हल अनुसंधानकर्ता मौके पर ही कर देता है। तो इस प्रकार वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता है। छठा जो लाभ है वो है स्पष्टीकरण संभव, क्लेरिफिकेशन पॉसिबल। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, अतः वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाई, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है तथा सूचनादाता की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का भी निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है।
अगला जो इसका लाभ है वो है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्गों यानी कि चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो सभी के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेते हैं। यानी अशिक्षितों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो अनुसंधानकर्ता उनको बहुत अच्छे से समझा देता है, और फिर अनुसंधानकर्ता खुद ही प्रश्नों के उत्तर भरता है, तो जो सामने वाला सूचनादाता बोलता है उसको खुद लिख लेते हैं अनुसंधानकर्ता, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगला जो 8वां गुण है वो है निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण, रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग डिफेक्ट्स। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र यानी संपूर्ण में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है, अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। किसमें नहीं हो पाता? प्रश्नावली में। लेकिन अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों को अध्ययन संभव है, अतः निदर्शन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष इसमें नहीं आता, यानी कि ये समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो इसका गुण है वो है सांख्यिकीय विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्नों की क्रमबद्धता एवं सारणीय होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। अगला जो अनुसूची का लाभ है वो है मानवीय तत्व की प्रधानता। अनुसूची में मानवीय तत्व शुरू से अंत तक उपस्थित रहता है, अतः सूचना संकलन की प्रक्रिया रोचक हो जाती है और आकर्षक हो जाती है। अध्ययन करता हुआ सूचनादाता आपस में संपर्क में आते हैं एवं एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और अनुसंधान मानवीय अनुसंधान बन जाता है। अगला जो लाभ है वो है दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लिखता है, जिससे वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है और लिखित सामग्री को सरलता से समझ भी जाता है। अगला जो इसका गुण है वो है अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा। अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता है जिनका अनुसंधान विषय से संबंध न हो। इसके अलावा दो और इसके जो गुण है वो है प्राथमिक तथ्यों का संकलन, दूसरा है साक्षात्कार एवं अवलोकन का लाभ। तो साक्षात्कार एवं अवलोकन के लाभ के अंतर्गत यदि देखा जाए तो अनुसूची में अवलोकन एवं साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग होने से इसमें दोनों विधियों के गुण पाए जाते हैं। तो ये सब तो हुए अनुसूची के लाभ। अब आते हैं अनुसूची के दोष अथवा सीमाएं। अनेक गुणों के होने के बाद भी अनुसूची की कुछ सीमाएं हैं। तो उसमें सबसे पहले है सार्वभौमिक प्रश्नों का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस। अनुसूची में ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण कठिन है जिन्हें सभी उत्तरदाता एक समान रूप से समझे और उत्तर भी दें। प्रश्नों की रचना करते समय पर्याप्त सावधानी रखने के बावजूद भी ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना सरल नहीं है जो कि सभी बौद्धिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक स्तर के लोगों के लिए समान रूप से काम में आ सके।
दूसरी जो इसकी सीमा या दोष है वो है संपर्क की समस्या। आधुनिक जीवन इतना व्यस्त है कि सभी सूचनादाताओं से संपर्क कर पाना कठिन है। व्यस्तता के कारण अध्ययनकर्ता को सूचनादाता के पास संपर्क के लिए बार बार जाना होता है। फिर यह भी संभव नहीं है कि एक ही बार के संपर्क में सारी सूचनाएं एकत्रित कर ली जाए। ऐसी स्थिति में सूचनाएं अपूर्ण रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। तो ये तो हो गए दो दोष। तीसरा जो दोष है वो है अधिक समय और धन की आवश्यकता। अनुसूची का प्रयोग करने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है और साथ ही कई अध्ययनकर्ताओं की भी आवश्यकता होती है और इन अनेक अध्ययनकर्ताओं के प्रशिक्षण, वेतन आदि पर बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार समय एवं धन की दृष्टि से अध्ययन की यह विधि एक महंगी विधि है। चौथा जो दोष है वो है सीमित क्षेत्र में उपयोग, यूज्ड इन ए लिमिटेड एरिया। अनुसूची का उपयोग केवल सीमित और छोटे क्षेत्र में ही हो सकता है। अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होने तथा अधिक समय और धन खर्च होने के कारण बड़े क्षेत्रों के अध्ययन के लिए अनुसूची विधि अनुपयोगी रहती है। बड़े क्षेत्रों में तो फिर प्रश्नावली विधि को ही काम में लिया जाता है। तो ये इसके 4 दोष हो गए। 5वां जो दोष है वो है संगठनात्मक समस्याएं। अनुसूची द्वारा अनुसंधान का संचालन बड़े पैमाने पर करने पर कार्यकर्ताओं की भी अधिक की आवश्यकता होती है और इनके प्रशिक्षण में, इनको मार्गदर्शन करने में और इनके द्वारा बनाई गई अनुसूचियों की जांच करने में एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है और उस बड़े संगठन का संचालन करने में अनेक प्रशासन संबंधी समस्याएं आती हैं। इसके बाद जो अगली इसकी सीमा या दोष है वो है अनुसंधानकर्ताओं की लापरवाही। कई बार अनुसंधानकर्ता अध्ययन के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वो काफ़ी लापरवाही बरतते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है, इसलिए वे अनुसंधान कार्य में रुचि नहीं लेते और कई बार फर्जी आंकड़े जुटाते हैं, यानी खाना पूर्ति करते हैं केवल। अगला जो इसका दोष है वो है सूचनादाताओं का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना देने के लिए सूचनादाता को प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनादाता वही उत्तर दे देता है जो अनुसंधानकर्ता पसंद करता है। कई बार अध्ययनकर्ता प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने विचारों का प्रभाव डालता है। अध्ययनकर्ता की भाषा तथा शैली के आधार पर ही सूचनादाता के व्यवहार में पक्षपात आने की संभावना रहती है। एक इसकी जो आखिरी सीमा है वो है एक जोखिम भरी प्रवृत्ति है। एक कैसी विधि है? जोखिम भरी, ए रिस्की टेक्निक। कई बार अनुसूची द्वारा अध्ययन जो है वो जोखिमपूर्ण होता है। अनुसंधानकर्ता का व्यवहार चाहे कितना ही विनम्र क्यों न हो, किंतु अनेक बार भावात्मक तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्यों के संकलन में सूचनादाता के विरोध और आक्रोश की संभावना रहती है। यहाँ तक कि कई बार वे मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये हो गए अनुसूची के दोष। अब इन दोनों को संक्षिप्त में देख लेते हैं, गुण एवं दोष। अनुसूची की उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में
प्रामाणिक, विश्वसनीय तथ्यों के संकलन में इसकी उपयोगिता अद्वितीय है और इसका प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।